जिस दौर में सवाल करना गुनाह हो जाए, जिस दौर में अपना हक मांगना जुर्म हो जाए, जिस दौर में आईना दिखाना दुश्वार हो जाए, उस दौर में हम बनेंगे आपकी आवाज़, पूछेंगे आपके सवालों का सीधा जवाब, लेंगे आपके रहनुमाओं से हर सवालों का जवाब, क्योंकि पूछना जरूरी है। पूछताछ आदिल सिद्दीकी के साथ। नमस्कार, पूछ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम पूछताछ। तारीख थी 30 दिसंबर 2022। इस दिन बिहार के नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतगणना की घोषणा की जाती है और कई वार्डों में जो है कि कई नए चेहरे को मौका दिया गया और एक ऐसा ही वार्ड जो वार्ड नंबर 35, क्योंकि यहाँ युवा जोश चुनाव लड़ रही थी। चीजें आते हैं बहुत चौंकाने वाले। यहाँ से इरम कहकशा युवा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन महिला सीट होने के नाते वो चुनाव लड़ी। लेकिन चेहरा जो मेन है वो है मुजम्मिल हुसैन, जो युवा राजद के नेता हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता है और वो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। इस जीत को आप कैसे देखते हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। जीत बस ये समझिए कि मेरी जीत नहीं है, ये आवाम की जीत है, सही और गलत की जीत है। इसमें जनता का पूर्ण रूप से सहयोग रहा और जनता जो चाहती थी जनता ने वैसा किया। मुझे खुशी है इस बात की कि भाई जनता ने मुझे इस बार मौका दिया और आगे इंशाल्लाह मुझसे जो पड़ेगा जनता के लिए मैं उनके लिए सदैव खड़ा रहूँगा। क्योंकि चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, क्या चुनौतियां रही? अगर चुनौतियों की बात करें तो इस इलेक्शन में, इस चुनाव में आपके सामने क्या चुनौतियां सबसे? देखिए, चुनौतियां जो है सबसे बड़ी चुनौती होती है बिहार और यूपी में जो चुनाव वो कास्ट तो कास्ट के बेस पे चुनाव होना ही सबसे बड़ी चुनौती है। उस बीच में आप जनता के बीच में जाते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि कास्ट से ऊपर उठकर विकास के बारे में और वार्ड के बेहतरी के लिए कुछ सोचें। लोगों को समझाना मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है और उसी का नतीजा है ये कि मुझे इस बार कास्ट से उठकर जनता ने मुझे हर एक कास्ट में, हर एक जाति, हर एक धर्म में मुझे इस बार वोट दिया और वोट दे करके मुझे यहाँ तक पहुँचा। चुनाव तो आप जीत गए, आगे का क्या रणनीति है और किस तरह से आप अपने वार्ड में बदलाव करना चाहेंगे? क्या प्राथमिकता है? एक वार्ड में बदलाव बेसिक चीज़ें जो होती है उसे उन्हें पूरा करना चाहिए। बेसिक चीज़ें आप समझ सकते हैं कि मोहल्ले के लोग, वार्ड के लोग क्या चाहते हैं। अच्छी सड़कें रहें, नालियों की सुविधा रहे, पानी आपको टाइमली मिल जाए, यही सब बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक चीज़ें भी अगर जनता को नहीं मिली, जनता हर सालाना टैक्स भरती है और उसके बाद भी उन्हें सुविधा नहीं मिले तो टैक्स, उनका टैक्स का जो वैल्यू है वो क्या हुआ? वो तो वैल्यूलेस हो गया। आप पैसा दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं और नगर निगम में उसके बाद भी आपको सुविधाएं नहीं मिल रही। तो सुविधा ऐसा नहीं है, नगर निगम की तरफ से हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जनता को, लेकिन वो जनता तक पहुँच नहीं पाती। सरकार की तरफ से सब कुछ दिया जा रहा है, बशर्ते कि आपके लिए कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला बंदा हो जो जनता तक पहुँचाए। तो मेरी कोशिश यही है कि भाई वार्ड में जो जो बेसिक चीज़ें हैं सबसे पहले उनको प्राथमिकता दूँगा। जैसे वार्ड में सड़कों की जो व्यवस्था है बहुत कह लीजिए जर्जर हालत में है सड़कें, तो सड़कों पर ध्यान दूँगा। नालियाँ हैं, पुरानी नालियाँ बनी हुई हैं, बरसात का दिन आता है, रोड पे नालियों का पानी बहने लगा है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वार्ड नंबर 35। इस वार्ड में अब मस्जिद में जाने के लिए नमाजी निकलते हैं घर से, नमाज पढ़ने के लिए जाना मुश्किल हो जाता है, महीना पाक होने का डर होता है, सड़कों पे कीचड़ और कानों पर हवा। ये सब चीज़ें सबसे पहले दूर करने की ज़रूरत है। इस वार्ड में पानी है तो पानी के ये व्यवस्था है कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड का कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि वार्ड नंबर 34 से पानी की सप्लाई हो रहा है, वहाँ पे कुछ परेशानियाँ हैं, तो पानी वार्ड नंबर 35 तक नहीं है। वार्ड नंबर 33 से एक पाइप लाइन आ रहा है, उसमें भी किसी तरह का इशू है, इसमें जोड़ने नहीं दिया गया है पूर्व में। और
पानी का इसी वजह का सप्लाई नहीं है। पाइप तो सड़कों पे जाल बिछा हुआ है, लेकिन पानी नहीं है, जनता एक नगर तक पानी नहीं पहुँच पाता है। तो वो मेरे लिए प्राथमिकता रहेगी कि आखिर सरकार पैसा खर्च कर रही है, सरकार पानी सप्लाई दे रही है, सब कुछ सुविधा होने के बावजूद और जनता तक ना पहुँचे, तो ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट का ये शिकार है। ये वार्ड अगर इनको जनता को अगर कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो इसमें गलती सरकार की नहीं है, सरकार दे रही है आपको, लेकिन जनता तक पहुंचाने के लिए जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता हैं वो आपके लिए खड़े होकर के नहीं उन तक पहुंचाएंगे। तो मेरा कर्तव्य है भाई, और जनता ने मुझे चुना है, जाहिर सी बात है मैं इन पहले बेसिक चीज़ों को देखूँगा कि जो बेसिक चीज़ें जो डे टू डे रूटीन में होती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें ज़रूरी हैं इंसान के लिए, वो सब चीज़ों पे मैं पहले फोकस करूँगा कि वो चीज़ें पानी के लिए है, पानी के लिए भी मैं कुछ व्यवस्था जहाँ तक हो सकेगा मैं करूँगा। जब आपके चुनाव लड़े, ये दूसरी बार सफलता आपको हाथ लगी है राजनीति में, क्योंकि पहली बार जब आप लड़े थे तो सफलता हाथ लगी थी, तब आपको निराशा नहीं हुई थी कि आप लौट चले, राजनीति हमारे बस की नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं जब वो क्या सोच थी? सोच यही थी कि देखिए 2017 में पहले 2017 से पहले राजस्थान में मैं बेसिकली तो ऐसे ही इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, पैदाइश में यहाँ की, लेकिन 7 सालों तक 2010 से लेकर के 2017 तक मैं राजस्थान में रहा, जयपुर से MBA किया, उसके बाद बैंक में चला गया, बैंक में 5 साल जॉब किया। इस दौरान लोगों से थोड़ा जो गैप होता है ना पब्लिक के बीच में, नेता के बीच, तो मैं कोई बेसिकली देखिए नेता नहीं, मैं एक युवा जोश के साथ में आया इस वार्ड में। मैंने सोचा कि भाई मैं एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी हूँ, तो जनता इन बातों को समझेगी कि भाई पढ़ा लिखा इंसान इस वार्ड को नहीं कर सकते। तो मैंने 2 महीने की मेहनत की, क्योंकि 11 मार्च 2017 को मैंने गया मतदान और 21 मई 2017 को चुनाव हुआ। 2 महीने 10 दिन का जो अंतराल था, इसी में मैंने मुझसे जितनी मेहनत हो सकी, जितना हार्डवर्क हो सका मैंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त लोगों के दिलों तक नहीं पहुँचा। कुछ कम उम्री का नतीजा था, कुछ एक नौजवान था, लोगों ने पूरी तरह से भरोसा नहीं, लेकिन उसके बावजूद 378 वोट मुझे आए, 378 लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया। जब और जनता को पता चला कि इस बंदे के पास भी 378 वोट आया है, तो लोगों को एक विश्वास हुआ कि नहीं, कुछ तो बात है जो 378 लोगों ने इसे चुना है। जीत का आंकड़ा नहीं हासिल हुआ, तो उस दौरान मेरी यही सोच थी कि भाई जीतेंगे ऐसे लेकिन हारेंगे। तो उसी प्रयास के साथ जिस दिन 23 मई 2017 को जब रिजल्ट आया था, तो हमें निराशा हाथ नहीं, लेकिन उसी दिन से मैंने अपना काम शुरू कर दिया। और इसमें सबसे पहले जनता के बीच में आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। लोकल चुनाव में जब तक आप जनता से जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपको जनता पर विश्वास नहीं करेगी। तो उस दिन से मैंने प्रयास करना शुरू कर दिया। जब सब कोई थक करके हार करके बैठे हुए थे, उस वक्त से मैंने अपना अगले 2022 का सफर जो था मैंने शुरू कर दिया। और यही वजह है कि 5 सालों में मैं जनता तक जुड़ पाया, और जुड़ने के बाद जनता ने आज मुझे कोई बहुमत जो मतदान जो वोट ज़रूरी था कैंडिडेट को जीतने, वो आंकड़ा मेरा इस तरह हासिल हुआ। बिल्कुल। युवा जो आपको सुन रहे हैं, जो आपके जैसे ही वो वेल जॉब करते थे, मुझे जहाँ तक पता है आप ही वेल जॉब किया करते थे, उसको छोड़ करके आपने राजनीति में आना चाहा, क्या आप ऐसा कोई कहेंगे युवाओं को क्यों राजनीति में आइए? क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि युवा दूर रहते हैं, फिर राजनीति में नहीं पढ़ना, लेकिन आप खुद इस मैदान में उतरे हैं, क्या आप उन युवाओं को क्या कहेंगे जो आपको सुन रहे हैं? देखिए, राजनीति के बारे में अच्छा और बुरा हर तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। अब रह गई बात कि दूर से किसी भी चीज़ को, किसी के इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप उसके बीच में जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये क्या सही है। अब रह गई बात मेरी, तो मैंने राजनीति को पूरी तरह से पूर्ण रूप से नज़दीक से जानने की कोशिश की कि भाई राजनीति एक्चुअल में है, राजनीति को बाहर से देखना और एक राजनीति करके जनता के बीच में रहना, दोनों अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हैं कि भाई राजनीति को बिल्कुल कहते हैं कि राजनीति सबके बस की बात नहीं है, इनफैक्ट सबके बस की बात नहीं है। लेकिन युवाओं से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छी राजनीति और साफ सुथरी राजनीति करने की कोशिश कीजिए, और अगर राजनीति को कोई गलत बोलता है तो राजनीति गलत नहीं है, गलत चंद नेता होते हैं जो राजनीति
करने का तो भाई, अगर बीइंग ए मुस्लिम मैं कहूँ तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से भी राजनीति को कभी गलत नहीं है। आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए और युवाओं को खास करके आगे आना चाहिए। अगर आप आएंगे, जनता के बीच में रहेंगे, सोचेंगे, समझेंगे चीज़ों को, जो लोगों से कनेक्ट होंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमें किस राजनीति की ज़रूरत है। तो आप अगर साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं तो अच्छा स्कोप है लोगों के पास। अब देखिए, बुराई भी है इनमें और अच्छाई भी है, तो आप बुराई वाले पार्ट को ना पकड़ करके अच्छाई वाले पार्ट को लेकर के चल सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छाई के पार्ट को, जो पॉजिटिव थिंग्स हैं उन्हें लेकर के साथ चलूँ। तो राजनीति में भी युवाओं के लिए अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी ये सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप युवा हैं और युवा राजद से आप जुड़े हुए हैं। राजद को ही आपने क्यों चुना? राजद को चुनने से पहले भी मैंने 2 पार्टियाँ ज्वाइन की थी। उसके बाद फिर राजद में आया तो राजद में मुझे बेहतर महसूस हुआ और सबसे ज़्यादा वक्त मैंने अभी तक 5 सालों के दौरान में राजद में दिया। तकरीबन 3 साल होने पर 2020 में मैं राजद में जुड़ा था। आज 2023 है, 30वां साल मेरा जा रहा है राजद में। मुझे जहाँ तक मैं कहूँ तो राजद के लिए कहना चाहता हूँ यही कि पार्टी की तरफ से अच्छी व्यवस्था है और युवाओं को बढ़ने का आगे मौका दिया जाता है राजद की तरफ से। और युवा राजद में मैं हूँ, युवाओं का जोश जो सही यूटिलाइजेशन होता है राजद में, अच्छी तरीके से युवाओं का मतलब सही पार्टी की तरफ से इस्तेमाल होता है। और उसके बाद सरकार भी आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। आज माननीय तेजस्वी यादव जी के बारे में रखें तो आप देख सकते हो मुख्यमंत्री तो युवाओं पर बहुत खासा ध्यान देते हैं और उनका भी फोकस रहता है कि युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो राजद के लिए तो मैं यही कहूँगा कि भाई मुझे सबसे बेहतर पार्टी लगी, इसलिए मेरी अपनी सोच है, मुझे अच्छी पार्टी लगी इसलिए मैं युवा राजद के साथ हूँ। ठीक है, क्योंकि इस कार्यक्रम में होता यह है कि कुछ आरोप होते हैं कैंडिडेट पर, उनके सामने रखा जाता है, लेकिन आप तो अभी भी राजनीति में हैं और आए हैं और अभी चुनाव जीत पाए हैं, तो ऐसा कोई आरोप तो आपके ऊपर नहीं है। लेकिन एक आरोप ये लगता है कि भविष्य तलाशने की कहीं कोशिश करते हैं लोग, जो लोग आते हैं कि भाई बेरोजगार थे तो नौकरी नहीं थी इसलिए वो राजनीति मिलते हैं, तो वो सोचते हैं एक बार चुनाव जीत गया तो हमारा भविष्य सेट हो गया, लेकिन जनता वही रोड पर नजर आती है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत, मैंने भी अपनी राजनीति शुरू की तो पहले मैंने जॉब किया, जॉब करने के बाद जॉब छोड़ी, उसके बाद राजनीति में। एक देखिए माइंड सेट होता है कि बहुत सारे लोगों की ये मानसिकता होती है कि भैया कुछ काम नहीं करने का है तो राजनीति करनी चाहिए। ये मानसिकता लोगों के बीच में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत आपको ऐसे नेता मिला है जिनका बैकग्राउंड आप चेक कीजिए तो अच्छे प्रोफाइल पे जॉब कर चुके हैं, कोई अपना बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, उन सब के बावजूद वो राजनीति में अपना कदम आजमाते हैं, कदम रखे। और राजनीति में ऐसा कुछ ये नहीं है कि भाई स्कोप की बात जहाँ तक रह गई, देखिए जीत इतनी जल्दी नहीं मिल जाती। जनता आपको जब तक कि आप जनता पे क्या विश्वास नहीं हासिल करते तब तक कि आपको जनता नहीं चुनती। सवाल ये है कि भविष्य सेट हो गया क्या? भविष्य सेट होना देखिए कोई एक ये नहीं है, ये एक पहला कदम है, एक शुरुआत है। आज मैंने जनता के बीच में मेहनत किया 5 साल, जनता ने मुझे उसका परिणाम दिया। आगे भी मैं और आगे के लिए राजनीति करना चाहूँगा। जहाँ तक हो सकेगा तो भाई सेट वर्ड कहना ठीक नहीं होगा, यहाँ सेट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सोशल वर्क करता था तो सोशल वर्क से रिलेटेड मैंने यही सोचा कि अगर सोशल वर्क कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि सोशल वर्क का भी एक दायरा होता है। आप खुद से अपने वर्क से एक लिमिटेशंस होती है, लेकिन जब आप राजनीति के साथ साथ अगर आप सोशल वर्क करते हैं तो वो लिमिटेशंस आपकी बढ़ जाती है, दायरा बढ़ जाता है, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर करना चाहता हूँ। बिल्कुल, राजनीति यानी कि सेट कहना मतलब था कि लोग कहते थे कि भविष्य संवारने के लिए एक राजनीतिक की तलाश करते हैं, कहीं ना कहीं भविष्य सेट कर देते हैं। तो विजन है मुजम्मिल साहब के पास, जैसा आपने सुना। इरम जी का जो शपथ ग्रहण है उसमें अभी समय है, लेकिन आप जनता के सामने क्या शपथ लेना चाहेंगे? कुछ होने के शपथ लेना चाहूँगा कि यही मैंने जो भी वादे किए हैं जनता से वो मैं 5 साल में किसी भी तरह से पूर्ण रूप से 100% ईमानदारी के साथ निभाऊँ और जो मैंने वादा किया उन्हें पूरा करूँ। वार्ड को बेहतर से बेहतर और एक आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे सामाजिक कार्यकर्ता मुजम्मिल साहब जो हमसे बात कर रहे थे।
किसी अन्य कार्यक्रम में किसी अन्य शख्स से आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक गुजारिश ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता कायम रहे तो आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। नमस्कार।